कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके बीच में लेके आया हूँ एक नई वीडियो जो कि रिलेटेड होगी मैपिंग और इवैल्यूएशन, मापन और मूल्यांकन। इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें जो है कुछ चीज़ें रह गई थी। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये सेकंड जो है इसका पार्ट लेके आया हूँ। और ये जो टॉपिक है ये आपका लेक्चरर जो उत्तराखंड लेक्चरर है उसके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक और वीडियो बना लेना चाहिए। ओके, फिर हम इस वीडियो के बाद जो है इसके इस वीडियो से रिलेटेड जो एमसीक्यू होंगे उनको डिस्कस करेंगे, तब आपको अच्छी तरीके से वो एमसीक्यू समझ में आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसके अंदर देख लेते हैं आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। और जो भी चीज़ें होंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना और वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। ठीक है, और जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट करते हैं कि सर और वीडियो बना दीजिए। देखो दोस्तों, मैं इसके ऊपर लगभग सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। आपको वो वीडियो मिल नहीं पा रही है, आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए या डायरेक्ट उसका नाम डालिए और आगे से चैनल का नाम डालिए, ऊपर सर्च बार में आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो आपको आसानी से जो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या आपको सर्च बार के ऊपर उसको सर्च करना है तो वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपको वीडियो से जो संबंधित जो टीचिंग एप्टीट्यूड्स हैं उससे रिलेटेड नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का हमारा सेशन। तो हम पढ़ने वाले हैं मापन। तो मापन तो मैं आपको ऑलरेडी उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन चूंकि कुछ चीज़ें जो है इनके अंदर रह गई थी तो इसलिए उसको भी बताना बहुत ज़रूरी था। और क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं तो मैंने सोचा इसको भी बता ही देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो चर हैं या वेरिएबल हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, वेरिएबल आपने मैथ्स में अक्सर इसका नाम सुना होगा चर। तो चर क्या होते हैं? ऐसी राशियां होती हैं जो कि लगातार बदलती रहती हैं, उनको वेरिएबल बोलते हैं ना। तो इसमें चर का क्या मतलब होता है? मापन के द्वारा वस्तुओं, व्यक्तियों के समूहों की विभिन्न विशेषताओं या गुणों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि अलग अलग क्वालिटीज़ का आपका स्टडी की जाती है। उदाहरण के लिए किसी समूह के सदस्य भार, लंबाई, वृद्धि या उनकी आर्थिक स्थिति आदि में क्या हो सकते हैं? भिन्न हो सकते हैं। सबकी अलग अलग हाइट हो सकती है, किसी की इनकम कुछ हो सकती है, किसी की हाइट कुछ हो सकती है, किसी का वेट कुछ हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या कहे जाएंगे? ये आपके चर या आपके वेरिएबल कहे जाएंगे। कोई जो गुण है वो किसी एक समूह के लिए चर राशि हो सकता है। जैसे कि अगर लिंग भेद की बात करें तो ये एक ऐसे समूह के लिए जिसमें कि पुरुष और स्त्रियां दोनों हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक चर राशि है, वेरिएबल है, क्योंकि वहां पर वो भेद कर दे रहा है ये कि ये मेल है, ये फीमेल है। लेकिन अगर महिलाओं की कोई ग्रुप है केवल और केवल पुरुषों का ही कोई ग्रुप है, तो वहां पर जो ये राशि है ये कैसी राशि बदल जाएगी? ये एक अचर राशि या स्थिर राशि हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है ये परिस्थिति के अनुसार बदलते हुए हैं, है ना, एक जैसी कंडीशन में नहीं रहेगी। अब आगे चलते हैं कि इस दृष्टि से जो है उस जो चर होते हैं यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है गुणात्मक चर या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। अब ये क्या होते हैं? गुणात्मक चर वे चर होते हैं जो व्यक्ति के विभिन्न प्रकारों की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि व्यक्तियों में किसी समूह को लिंग भेद के आधार पर हम पुरुष या महिला कह सकते हैं। अगर हम छात्रों की बात करें तो उनको संकाय के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ये साइंस वाले हैं या ये आर्ट्स वाले हैं या ये कॉमर्स वाले हैं। इस तरीके का जो विभाजन होता है जो कि गुणों के आधार पर होता है वो क्या होता है? गुणात्मक चर विभाजन कहलाता है। और ये जो विभाजन करने वाले जो फैक्ट हैं, चीज़ें हैं, ये आपके चर या गुणात्मक चर कहलाते हैं। ओके, चलते हैं आगे। दूसरा होता है दोस्तों मात्रात्मक चर यानी कि क्वांटिटेटिव। तो इसमें क्या होगा? मात्रात्मक चर वे चर होंगे जिनसे गुणों की मात्रा की अभिव्यक्ति होती है। जैसे छात्रों के किसी समूह के लिए जो है वो परीक्षा का प्राप्तांक है ना, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। और किसी समूह के लिए जो है वो मासिक आय वो भी सबकी अलग अलग होगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक प्रकार का हमारा चर हो गया। ओके, एक मिनट। तो ये हमारे चर कहलाएंगे।
और ये हमारे ये जो है ये मात्रा जो है ये कम और ज़्यादा हो सकती है। तो ये ऐसे चर हैं जो कि क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। आगे चलते हैं। मात्रात्मक चर जो है उनको भी अगेन जो है हम दो भागों के अंदर विभक्त करते हैं, यानी कि अगेन ये दो भागों में विभाजित हैं। पहला है सतत चर यानी कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है, वे चर जो दो मानों के मध्य का प्रत्येक मान को धारण कर लेते हैं, जैसे कि लंबाई हो गया, भार हो गया। कहने का मतलब है जैसे कि अगर दो चर हैं कोई भी, तो जैसे कि 20 और 21 है, या 100 या 101 है, या 50 51 है, तो इनके बीच के प्रत्येक मान जो है इस प्रकार के जो चर होते हैं वो धारण कर सकते हैं। यानी कि किसी का जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर, एक कुछ 10.1 भी हो सकती है ना। भार जो है वो 50 किलो और कुछ ग्राम भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो पॉइंट में भी इस तरीके के मान हो सकते हैं, और दो जो बिंदु हैं उनके मध्य जो है वो प्रत्येक मान वो धारण कर सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं। दूसरे होते हैं दोस्तों असतत चर, है ना। तो इसमें इसको क्या कहते हैं, इस प्रकार के जो चर हैं वो हमारे खंडित चर कहलाते हैं। ऐसे जो चर होते हैं वो किन्हीं दो मानों के बीच में प्रत्येक मान जो है वो धारण नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी परिवार के सदस्यों की संख्या को ज्ञात करें तो वो कभी भी हमेशा क्या होगी, पूर्णांक में होगी। ये ऐसा नहीं हो सकता कि 5.7 मेंबर हैं या 6.7 मेंबर हैं। हमेशा क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगी, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा। ओके। तो इस प्रकार से इन ऐसे जो चर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, असतत चर या डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं वो है साक्षात्कार या इंटरव्यू के बारे में। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे को नहीं मिली, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। साक्षात्कार किसी व्यक्ति से सामने बैठकर इसमें जो है वो विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको पता है। शिक्षा संस्थानों में जो छात्र होते हैं उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि होती है, यानी कि उनका जो एजुकेशनल अचीवमेंट होती है, उनका मापन करने के लिए इस प्रकार के जो है साक्षात्कार लिए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं वहाँ पर मौखिकी या वाइवा के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों ने भी जो है स्कूल कॉलेज के अंदर बहुत सारे वाइवा दिए होंगे। चलते आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। जो साक्षात्कार हैं दोस्तों वो दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है प्रमाणीकृत या संरक्षित साक्षात्कार। तो इसमें क्या होता है, इसमें पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं उनका क्रम और भाषा पूर्व निर्धारित होती है। यानी कि उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, और उन पैरामीटर के ऊपर जो है वो इंटरव्यू जो है उसमें अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है या उनसे बात की जाती है। समझ गए। दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है अप्रमाणीकृत या असंरक्षित साक्षात्कार। तो इसमें क्या होगा, ये लोचशील व मुक्त होते हैं। लोचशील यानी फ्लेक्सिबल, मुक्त यानी फ्री होते हैं। तो इसमें जो है क्रम, भाषा आदि साक्षात्कारकर्ता के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपसे क्या पूछना चाहता है। वो कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, कैसी भी भाषा का इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि उसका कोई भी कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है। ओके। जैसे कि जो सिविल सेवा होती है उसके अंदर इसी प्रकार के इंटरव्यू होते हैं। चलते हैं आगे। प्रश्न करते समय साक्षात्कारकर्ता को ध्यान रखना चाहिए कि पहला जो प्रश्न होते हैं वो क्रमबद्ध होने चाहिए, ठीक है। दूसरे, प्रश्न सरल व स्पष्ट हों। तीसरा, जो प्रश्न साक्षात्कार करता है उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। यानी कि इस तरह से ना हो कि उसके किसी व्यक्तिगत या उसके किसी जातिगत चीज़ पर या उसके किसी धार्मिक चीज़ पर जो है वो टिप्पणी की जाए। ओके। आगे चलते हैं। साक्षात्कार जो देने वाला है उसको अपनी अभिव्यक्ति का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। यानी अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वो कुछ ना कुछ बोले। ऐसा नहीं कि उसको इतना होपलेस कर दिया कि वो कुछ बोल ही ना पाए। नेक्स्ट, साक्षात्कार की समाप्ति मधुर वातावरण में धन्यवाद ज्ञापन के साथ होनी चाहिए, और लास्ट में उसको धन्यवाद ज्ञापन भी दिया जाना चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास अनुसूची या शेड्यूल जिसको कहते हैं। वो क्या होता है, अनुसूची समक संकलन हेतु बहुलता से जो है प्रयोग होने वाला एक मापन उपकरण है। यानी कि मैपिंग के लिए प्रयोग होता है। विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मापन करने वाला प्रश्न हमेशा पूछता है तथा प्राप्त उत्तरों को अनुसूची में जो है अंकित करता है। यानी कि अनुसूची जो है एक प्रकार की लिस्ट टाइप की जो है वो बन जाती है, और उनसे जो प्रश्न जो हैं उसके उत्तर लिए जाते हैं, उनको वो उन अनुसूची में
अंकित करता जाता है और इसके आधार पर वो व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। अनुसूची जो है उसको प्रमाणीकृत जांच कार्यों में प्रयुक्त होने वाली गणनात्मक विधि के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। इसका उद्देश्य समकों के संकलन को व्यवस्थित एवं सुविधाजनक बनाना होता है। यानी कि किस प्रकार से जो है हम समक मतलब जो आंकड़े होते हैं उनको जब वो एकत्रित हों उनको किस प्रकार से अरेंज किया जा सके और सुविधाजनक रूप से उसका उपयोग हो सके, तो वो किसके माध्यम से हो सकता है? अनुसूची के माध्यम से हो सकता है। जारी सारी की सारी चीज़ें अगर लिस्टेड होंगे तो ज़्यादा आसान होगा ना। तो अवलोकन एवं साक्षात्कार को वस्तुनिष्ठ एवं प्रमाणिक बनाने के लिए अनुसूचियां यहाँ पर सहायक सिद्ध होती हैं। तो वही बात है कि जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं या अवलोकन या ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है ज़्यादा चांस क्या होते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी की कमी होना, अनबायस्ड जो है वो किस प्रकार से इंसान रहे, तो वो तभी रह सकता है जबकि कुछ फिक्स क्राइटेरिया के अंदर और लिस्टेड जो है चीज़ें जो हैं वो पूछी जाएं, तो वहाँ पर सबको जो है वो एक समान जो है अंक जो है उस अगर वो उन क्राइटेरियाओं के अंतर्गत चीज़ें या चीज़ों का जवाब देता है तो उसको उस प्रकार का आंसर दिया जाए। समझ रहे हो ना? तो उस वो किसके माध्यम से? अनुसूची के माध्यम से या ये जो शेड्यूल होते हैं इनके माध्यम से काफ़ी हद तक ये पॉसिबल होता है। अनुसूची तथा प्रश्नावली काफ़ी हद तक समान होती है, यानी कि इसको हम प्रश्नावली भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं लगभग लगभग। अब हम बात करते हैं कि निर्धारित मापनी क्या होती है। मापनी का मतलब होता है दोस्तों स्केल। निर्धारित जो मापनी होती है वो किसी व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है, क्वालिटेटिव विवरण या क्वालिटेटिव डिटेल। इसकी मदद से है व्यक्ति में उपस्थित गुणों की सीमा या गहनता या आवृत्ति को मापने का प्रयत्न किया जाता है। ओके, कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण किस सीमा तक है, कौन सी उसकी गहनता तक है या किस फ्रिक्वेंसी में है, इन सबको आपको मापने के लिए जो मापनी होती है या स्केल्स होती हैं इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये स्केल्स भी कई प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं हम देख लेते हैं। पहली होती है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट जो होते हैं उसमें कुछ कथन दिए गए होते हैं जो गुण की उपस्थिति और अनुपस्थिति को इंगित करते हैं। यानी कि जो गुण होगा उस पर टिक हो जाएगा और जो नहीं होगा उस पर क्रॉस हो जाएगा। फिर है हमारे पास आंकिक मापनी। इसमें कथन के लिए कुछ बिंदुओं जैसे 3, 5, 7 आदि पर कथन के प्रति प्रयोजकर्ता यानी कि जो यूज कर रहा है यूजर है उसकी सहमति या असहमति की सीमा ज्ञात की जाती है। यानी कि एक स्केल होगा और वहाँ पर आपको बताना है कि 1 से 10 के बीच में कहाँ तक जो है वो उन बिंदुओं के ऊपर सहमति या असहमति जताता है। तो यहाँ पर उसकी जो उसके अंदर कोई चीज़ है वो उसकी सीमा को ज्ञात करने के लिए ये आंकिक मापनी का प्रयोग किया जाता है। फिर है हमारे पास थर्ड है ग्राफिक मापनी। ग्राफिक मापनी या ग्राफिक स्केल, इसमें क्या होता है? वस्तुतः अंकिक मापनी के समान होती है। इसमें सहमति तथा असहमति की सीमाओं को उच्च बिंदुओं से प्रकट न करके एक क्षैतिज रेखा जिसे सातत्य कहते हैं, सातत्य यानी कांस्टेंट कहते हैं, तथा जो सहमति तथा असहमति के दोनों छोरों को बताती है पर निशान लगाकर अभिव्यक्त किया जाता है। यानी कि उससे ऊपर जो है आप निशान लगा सकते हैं या उसके नीचे जो है निशान लगा सकते हैं। इससे आप अपनी सहमति या असहमति को व्यक्त करते हैं। तो ये जो स्केल होगा ये हमारा ग्राफिक स्केल कहलाता है। फिर हमारे पास आता है क्रमित मापनी यानी सीक्वेंशियल स्केल। इसमें क्या होता है? इसमें निर्णयकर्ता से किसी गुण की मात्रा के विषय में जानकारी न लेकर उसके उपगुणों को क्रमबद्ध किया जाता है। कभी कभी इस मापनी की सहायता से विभिन्न वस्तुओं या गुणों के सापेक्षिक महत्व को भी जाना जाता है। तो ये है हमारे पास क्रमिक मापनी। फिर है हमारे पास नेक्स्ट जो है स्थानिक मापनी। तो स्थानिक मापनी क्या होती है? किसी वस्तु विशेष या व्यक्तियों या कथनों को किसी समूह के विशेष के संदर्भ में स्थान सूचक मान जैसे दशांक या सप्तांक आदि प्रदान किए जाते हैं। यानी कि कोई जो है वो व्यक्ति वो या कोई भी विशेष चीज़ें हैं वो किस क्राइटेरिया के अंदर आती हैं, मतलब स्थानिक रूप से उस कहने का मतलब ये है यहाँ पर दशांक के अंदर आती है या शतांक के अंदर, इस तरह की चीज़ें इसमें बोली गई हैं। तो ये है हमारे पास स्थानिक मापनी। फिर नेक्स्ट आती है प्रक्षेपीय तकनीक। प्रक्षेपीय यानी प्रक्षेपण का मतलब होता है दोस्तों प्रोजेक्शन टेक्निक। तो प्रोजेक्शन टेक्निक क्या होती है? प्रक्षेपीय जो तकनीक होती है उसमें व्यक्ति अपने मूल्यों, दृष्टिकोण, आवश्यकताओं, इच्छाओं, संवेग आदि को अन्य व्यक्तियों के माध्यम से अपरोक्ष ढंग से जो है वो व्यक्त करता है। और जो प्रक्षेपीय तकनीकी है इसमें
व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली जो प्रतिक्रिया है उसके आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। तो जो प्रोजेक्शन मेथड है या प्रक्षेपीय तकनीक है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसके माध्यम से जो व्यक्ति होता है उसके जो मन के अचेतन जो पक्ष है उसका मापन किया जाता है। यानी कि जो जो इनटेंजिबल है, जो आपका जो दिख नहीं सकता है, उन पक्षों को जिसमें आपके दृष्टिकोण आते हैं, मूल्य आते हैं, इच्छाएं आती हैं, संवेग यानी इमोशंस आते हैं, इन सब का जो है मूल्यांकन प्रक्षेपण तकनीकी से किया जाता है। ओके, अब इसको भी इन्होंने 5 भागों में बांटा है। तो 5 भाग कौन कौन से हैं? साहचर्य, दूसरा है रचना, तीसरा है पूर्ति, चौथा है क्रम और पांचवा है अभिव्यक्ति। तो देख लेते हैं हम एक एक करके कि ये क्या होते हैं। पहला है दोस्तों साहचर्य। साहचर्य जो तकनीक है वो क्या होती है? व्यक्ति के सामने यहाँ पर उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस जो है उसको देकर उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है या उससे ली जाती है, उससे उसका व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति के सामने उद्दीपक के रूप में क्या दिया जाएगा? कोई शब्द दिया जा सकता है, चित्र दिया जा सकता है, वाक्य या घटनाएं उसके सामने प्रस्तुत की जा सकती है जिस पर कि उसको अपना रिस्पॉन्स देना है और उसके माध्यम से उसका व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे रचना। तो रचना क्या होती है? रचना परीक्षण क्या होता है? उद्दीपक जो है देकर रचना बनाने को कहा जाता है। यहाँ पर कोई स्टिमुलस दिया और वहाँ पर आपको रचना का निर्माण करना है। जैसे कि इसके अंदर आता है हेनरी और मर्रे का जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, TAT, है ना, ये थीमेटिक वाला जो टेस्ट है वो मैंने आपको बताया था, उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो ये हेनरी मूरे ने दिया था या मर्रे, जो भी है इनका नाम। तो यहाँ पर जो है वो किसी चीज़ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे के आपको उसके बारे में पूरा स्ट्रक्चर बनाने को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पूर्ति तकनीकी या आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स टेक्निक्स। इसमें क्या होता है? इसमें किसी अधूरी जो रचना है उसको उद्दीपन की तरह प्रस्तुत किया जाता है तथा व्यक्ति को उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। इसमें आता है जो रोडे हैं उनका वाक्य पूर्ति परीक्षण या रोटर का अपूर्ण वाक्य परीक्षण। ये दोनों ही जो है इन्होंने इस प्रकार के परीक्षण बनाए थे, एक तो रोडे का है और दूसरा रोटर का है। तो ये पूर्ति तकनीक में कोई चीज़ अधूरी जो है वो स्टिमुलस के रूप में दे दी जाएगी और उसको ऊपर उसको पूरा करने के लिए जो है वो कहा जाएगा। यानी कि चाहे वो कोई शब्द हो सकता है, सॉरी, कोई वाक्य हो सकता है, कोई कहानी हो सकती है, कोई चित्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्रम तकनीक, सीक्वेंशियल टेक्निक। इसमें जो है उद्दीपन के रूप में कुछ शब्द, कथन, भाव, विचार, चित्र, वस्तुएं आदि रख दी जाती हैं तथा उन्हें किसी क्रम के अंदर जो है वो व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। यानी कि कोई स्पेशल क्रम, और उस क्रम के में आप किस प्रकार से उसको व्यवस्थित करते हैं उसके आधार पर आपके व्यक्तित्व का परीक्षण कर लिया जाता है। तो ये है हमारे पास। तो आगे चलते हैं। आगे है अभिव्यक्ति तकनीक। अभिव्यक्ति जो तकनीक है वो क्या होती है? प्रस्तुत जो उद्दीपन है उस पर अपनी प्रतिक्रिया विस्तार से अभिव्यक्त करनी पड़ती है। तो अभिव्यक्ति में तो जैसे निबंधात्मक जो है टेस्ट जो होते हैं वो अभिव्यक्ति तकनीकी का एक तरह से उदाहरण है, जहाँ पर आपको डिटेल में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होती है। इसके अंदर उदाहरण में हरमन रोसा का जो इंक बॉल टेस्ट है और जो मनोनाटक और खेल जो विधियाँ हैं। तो यहाँ पर जो है अपने आप को बच्चा एक्सप्रेस करता है। ये जो मनोनाटक वाली विधि है ये क्या होती है? इसके अंदर जो है वो किसी व्यक्ति से के जीवन की किसी घटना पे ही जो है वो नाटक किया जाता है और उसमें उसको ही पात्र बना दिया जाता है, कोई स्पेशल पात्र, और उसके बाद जो है उसका एक्सप्रेशन उसमें देखा जाता है या उसकी व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये मनोनाटक विधि कहलाती है। और खेल विधि तो आप जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये अभिव्यक्ति की तकनीक है, यानी एक्सप्रेस करने की टेक्निक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जो है नेक्स्ट हमारे पास समाज मिति या सोशियोमेट्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट है समाज मिति। तो समाज मिति क्या होती है? समाज मिति एक ऐसा व्यापक पद है जो किसी समूह में व्यक्ति की जो पसंद, अंतःक्रिया आदि, समूह के गठन आदि का मापन करने वाले उपकरणों के लिए एक प्रयोग के रूप में लिया जाता है। यानी किसी ग्रुप में किसकी किस प्रकार से पसंद है और किस प्रकार से वो दूसरे लोगों से अंतःक्रिया करता है, उस सब के ऊपर जो है वो समाज मिति जो है वो परीक्षण डिपेंड करता है। अब इसमें क्या क्या होता है हम आगे देखते रहेंगे। दूसरे शब्दों में समाज मिति जो है वो सामाजिक पसंद तथा समूहगत विशेषताओं के मापन की एक विधि है और इस प्रविधि में व्यक्ति में से कहा जाता है कि वह दिए गए आधार पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों का चयन करे। जैसे कि कक्षा के अंदर उसको कहा जा सकता है कि आप किसके साथ बैठना पसंद करेंगे, आप किसके साथ खेलना पसंद करेंगे,
आप किस प्रकार के मित्र बनाना पसंद करेंगे, कौन कौन से मित्र पसंद को आप पसंद करेंगे। तो इस तरीके से जो है एक पूरी की पूरी लिस्ट तैयार की जाती है। अब वो कैसे होती है हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे है जो समाज मिति है यानी सोशियोमेट्री, इसके अंदर प्रश्नों के लिए प्राप्त उत्तरों को 3 प्रकार से जो है विश्लेषण किया जाता है। जब जो उत्तर प्राप्त होते हैं उसका 3 प्रकार से एनालिसिस होता है। कैसे होता है, सबसे पहले समाज मितीय मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, समूह के सभी छात्रों द्वारा इंगित की गई पसंद को सारणी के रूप में जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, एक लिस्ट के रूप में उसको प्रेजेंट किया जाता है। दूसरा होता है हमारे पास सोशियोग्राम। यहाँ पर समूह की जो पसंद है उसको चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और तीसरा होता है हमारे पास समाज मितीय गुणांक। यहाँ पर विभिन्न जो व्यक्ति होती हैं उनके संबंध में अन्य छात्रों द्वारा इंगित की गई जो है पसंद है उसको अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन तीनों को हम डिटेल में समझते हैं अब कि इसमें क्या क्या होता है। पहला जो तीनों नाम आपको याद रखने हैं, समाज मिति मैट्रिक्स, दूसरा होता है सोशियोग्राम और तीसरा समाज मिति गुणांक। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं अभी हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 5 छात्र हैं, उनके एक समूह के प्रत्येक सदस्य से पूछा गया कि वे अपने समूह के किन 2 छात्रों को सर्वाधिक पसंद करते हैं। ओके, 5 ग्रुप में 5 स्टूडेंट हैं कुल, और उनमें प्रत्येक को पूछा जा रहा है कि आपने 2 का नाम बताना है कि वो किस किस को पसंद करता है। तो अब छात्रों ने ये उत्तर दिए। पहला राजीव जो है उसने कहा कि मुझे अख्तर और प्रदीप जो है वो ठीक लगते हैं। फिर अख्तर जो है उन्होंने कहा राजीव और प्रदीप सही हैं। जो चार्ल्स है उसने कहा कि मुझे अख्तर और प्रदीप पसंद है। दूसरे मोहन जो है उसको अख्तर और चार्ल्स सही लगते हैं, और प्रदीप जो है उसको अख्तर और चार्ल्स सही लगते हैं। तो इस प्रकार से सबका आंसर आ चुका है। अब देखते हैं छात्रों के उपरोक्त द्वारा दिए गए उपरोक्त उत्तरों को सारणीबद्ध जो है वो किया जा सकता है। और इस प्रकार की जो सारणी होती है उस सारणी समक यानी कि आंकड़े होते हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं, समाज मिति मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, यानी कि जब हम उनको एक लिस्ट के रूप में जो है इन चीज़ों को लिख देंगे तो ये कहलाएगा समाज मिति मैट्रिक्स। कैसे, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमने एक लिस्ट बना दी। यहाँ पर सारणी, पसंद करने वाले लोग यहाँ पे हैं और पसंद किए जाने वाले छात्र। तो यहाँ पर जो जो छात्र जो है वो राजीव ने जैसे इसको अख्तर को और प्रदीप को पसंद किया तो उन पर हमने एक एक टिक लगा दिया। फिर अख्तर ने राजीव को पसंद किया और प्रदीप को पसंद किया। इस प्रकार से चार्ल्स, मोहन और इन सबके जो जो उनकी पसंद थी इन पर टिक लगा दिया। कुल जो है वो पसंद की गणना कर ली गई। तो देखिए आप यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कि जो राजीव हैं उसको 1 ने पसंद किया है, अख्तर को 4 लोगों ने पसंद किया है, चार्ल्स को 2 लोगों ने, और मोहन को किसी ने भी नहीं किया है, और प्रदीप को 3 लोगों ने पसंद किया है। तो ये एक सारणी बन गई। इसको कहते हैं सोशियो मैट्रिक्स, है ना, समाज मिति मैट्रिक्स। तो समाज मिति जो मैट्रिक्स होते हैं उसका उपरोक्त जो रूप है उसी को हम क्या कहते हैं, सोशियोग्राम कहते हैं, क्योंकि अब हमने इसको एक डायग्रामेटिक रूप में प्रस्तुत कर दिया है। उपरोक्त जो वर्णित मैट्रिक्स है सोशियोग्राम, उससे विभिन्न छात्रों की पसंद गुणांक की गणना की जाती है, यानी कि कौन सा छात्र कितना पॉपुलर है उसका पता करना है। तो उसके लिए सोशियो गुणांक निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक फॉर्मूला है। गुणांक, जो सोशियो गुणांक होता है वो क्या होता है, कुल पसंद बटे n-1, जहाँ पर n क्या होगा, समूह के कुल सदस्य। अब यहाँ पर कुल पसंद मतलब कि ये जो नीचे वाले नंबर हैं अपॉन n जो है वो मेंबर कितने हैं, 5-1। तो यहाँ पर जो है जिसका जो गुणांक है वो जितना अधिक होगा तो वो अधिक उतना ज़्यादा क्या होगा, लोकप्रिय, यानी उतना ज़्यादा फेमस माना जाएगा अपने ग्रुप के अंदर, कि भाई वो उतना ज़्यादा अच्छा उसका व्यवहार है या समाज के अंदर वो उतना ज़्यादा सामाजिक है। और इनकी अगर हम गणना करते हैं जब, तो राजीव, अख्तर, चार्ल्स, मोहन और प्रदीप, इनको जो गुणांक मिले हैं वो कम से कम कितने मिले हैं, 0.251, 0.50, 0 और 0.75। तो ये समूह के सदस्यों द्वारा उनको पसंद किए जाने का एक प्रकार से अनुपातिक परिचय है। समझ गए आप लोग। और उसके अलावा जो है निकाला जाता है समूह गुथन गुणांक, यानी कि टीम कोहेसिव कोफिशिएंट, जिसको निकाला जाता है किसकी सहायता से, परस्पर पसंदों की संख्या बटे n.k/l, जहाँ पर n होता है समूह में छात्रों की कुल संख्या, और जो k होता है वो प्रत्येक छात्र जो है उससे पूछी गई पसंदों की संख्या को इंगित करता है। तो यहाँ पर उस फॉर्मूले के अंदर जब हम रखते हैं तो हम किसी भी टीम के अंदर जो है वो कोहेसिव कोएफिशिएंट कितना है उसको निकाल सकते हैं। समझ गए। तो ये चीज़ें, ये फॉर्मूले भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो है मैंने कुछ नोट में लिखा हुआ है, नोट को देखते हैं।
लंबाई और उसकी विश्वसनीयता होती है, उसमें धनात्मक संबंध होता है। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है, लंबाई और उसकी विश्वसनीयता में कौन सा संबंध होता है, तो धनात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट, जो क्रॉस वैधता होती है उससे तात्पर्य होता है कि परीक्षण की वैधता यानी वैलिडिटी को पुनः स्थापित करने से, यानी दोबारा उसको चेक किया जाए, ठीक है, तो उसको हम क्रॉस वैधता कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कठिनाई स्तर होता है, यानी कि जो काफ़ी हार्ड कितना है पेपर, उसको नापने का क्या सूत्र है। जो कठिनाई स्तर है उसको मापने के जो सूत्र है वो है R/N/100, जहाँ पर जो R होता है वो उन छात्रों की संख्या जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनकी संख्या को डिपेंड करता है, और जो N है वह उन सभी छात्रों की संख्या जिन्होंने प्रश्न का हल करने का प्रयत्न किया उनकी संख्या होती है इंटू 100, और इसके माध्यम से हम कठिनाई के स्तर को निकाल सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे जो है नेक्स्ट फॉर्मूला दिया हुआ विभेदक शक्ति, यानी कि आपका डिफ्रेंसिएशन पावर। तो इसमें जो है इसका फॉर्मूला है RU-RL/1/2 जहाँ पर क्या RU क्या होगा, जो उच्च वर्ग के छात्र होंगे उनसे जो प्रश्न के छात्र जो प्रश्न को सही करते हैं तो वो आपका RU हो गया, और RL क्या हो गया, जो निम्न वर्ग के छात्र होंगे उसकी जो छात्र जो प्रश्नों को सही करते हैं। इससे पता चल जाएगा कि दोनों वर्गों में समान रूप से जो है वो किस प्रकार से विभेदीकरण इस टेस्ट के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। तो 1/2 × 10 बराबर ये क्या है, प्रश्नों की जो हल करने की प्रश्नों को हल करने वाले कुल छात्र जो हैं उनकी संख्या का आधा भाग, यानी कितने जो है टोटल जो है प्रश्नों को उत्तर दिया उसका आधा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले की सहायता से विभेदक शक्ति किसी परीक्षण के अंदर निकाली जा सकती है। तो ये था दोस्तों हमारे कुछ चीज़ें इसके अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा, और मापन और मूल्यांकन वाला चैप्टर जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है, और बाकी के सारे जो चैप्टर हैं वो भी कंप्लीट हो गए। इस जो ये मैंने आज का लेक्चर पढ़ाया है तो इसका जो मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ, तो जिनको भी ये चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ऐसे टॉपिक है जो कहीं भी मुश्किल से मिलेगा किसी को, तो इसलिए मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, और आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच क्लास, और गुड नाइट।